हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क 3.0 पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा था। हिंदी व्याकरण में मैंने आपको शुरू किया था, तो हिंदी व्याकरण में मैं आपको पहले स्वर पढ़ा चुका हूं। तो स्वर कंप्लीट करके हम लोग व्यंजन की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। व्यंजन की मेरी एक क्लास आ चुकी है जिसमें हमने व्यंजन का सामान्य परिचय देखा था और अध्ययन के आधार पर जो व्यंजन का विभाजन किया गया है, चाहे वह 3 प्रकार से अध्ययन के आधार पर विभाजन किया गया है। एक तो हो गया अंतस्थ और ऊष्म, और जो एक तीसरा भी नाम है तो वह देखेंगे। तो हमने 3 आधार पर विभाजन बताया है। संघर्षी तीसरा नाम है, संघर्षी, जिसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी, अंतस्थ, ऊष्म, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं और इससे बनने वाले क्वेश्चन और व्यंजन से जो बनने वाले क्वेश्चन होते हैं वो हम कर चुके हैं। तो हम लोग विभाजन पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक तो स्वरतंत्रियों के आधार पर, एक प्राण के आधार पर और एक घोष सघोष। तो यही 2 आधार पढ़ने वाले हैं। इसमें दो आधार पर दो प्रकार से विभाजन किया गया है। तो इसमें कौन से घोष, कौन से सघोष, कौन से अल्पप्राण, महाप्राण, यह वीडियो में हम अच्छे से कवर करेंगे। आप लोग देखिए क्लास, आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको नॉलेजेबल होगी। जो जानकारी प्रोवाइड करेंगे वो आपको अच्छा लगेगा। तो आइए हम लोग व्यंजन को शुरुआत करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग चैनल पे विजिट करें तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट करें। तो आइए हम लोग व्यंजन देखते हैं। व्यंजन, तो व्यंजन हम देख रहे थे। इसमें जो अध्ययन के आधार पर व्यंजन का विभाजन था वो हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग घोषत्व के आधार पर पढ़ने वाले हैं। घोषत्व, इसी घोषत्व को आप स्वरतंत्रियों के आधार पर भी कह सकते हैं। अगर जैसे पूछे कि स्वरतंत्रियां घोषत्व के आधार पर, या घोषत्व के आधार पर सभी है, घोष सघोष आसानी से बता देते हैं। घोष सघोष दोनों एक ही नाम है, लोग आप ध्यान रखिए, घोष सघोष। तो आप लोग स्वरतंत्रियों को भी जानिएगा। वॉइस स्पष्ट होगी मेरी और वीडियो स्पष्ट दिख भी रहा है। तो घोषत्व स्वतंत्रियों के आधार पर जो व्यंजन का विभाजन है, इस आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है। देख लेते हैं कौन है। पहला है घोष और दूसरा है अघोष। तो यह विभाजन हो गया। इस विभाजन के आधार पर व्यंजन को कितने, घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। अब हम देखेंगे घोष में कौन कौन से व्यंजन आते हैं और सघोष में कौन कौन सा व्यंजन आते हैं। पहले इसी घोष का यहाँ पे मैं स्लैश लगा के, डैश लगा के नाम लिख दे रहा हूँ। इसी घोष को सघोष भी कहते हैं। अध्ययन के आधार मतलब स्वतंत्रियों के विभाजन के आधार पर पूछे, घोषत्व के आधार पर पूछे, आप घोष सघोष मत कह देना, क्योंकि घोष अघोष दोनों एक ही हैं। नाम आपको घोष और अघोष। तो हम देखेंगे इसमें क्या आता है। आप इसके शब्द को पहले तोड़ लीजिए। यह कौन सा बना है, सा और घोष। घोष का सीधा सा मतलब होता है कंपन, और सा, इसको ऐसे रहने दीजिए। फिर आ जाते हैं अघोष। इसमें आ प्लस घोष। आ का अर्थ है नहीं और घोष का अर्थ है कंपन। सामिन आप कह सकते हैं साथ, लेकिन इस सा का एक संबंध और भी है जो हम आपको याद करने में इस सा का उपयोग बताएंगे। तो अघोष मतलब है तो है ऐसे व्यंजन
जिनको बोलते समय या उच्चारण करते समय हमें कंपन की या घोष की आवश्यकता नहीं होती है, बिना घोष के भी, बिना कंपन के उन स्वरों का उन व्यंजनों का उच्चारण कर सकते हैं, तो वह कौन से व्यंजन हो जाते हैं? वह अघोष हो जाते हैं। सघोष मतलब कंपन सहित ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने के समय हमें घोष या कंपन, हमारे गले में कंपन, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, और यहीं पे इसलिए इसका दूसरा नाम भी रख दिया है। तो ऐसे व्यंजन कौन से कहलाते हैं? सघोष। अब हम इस घोष व्यंजन को पहले देख लेते हैं। नाम हम फिर यहाँ लिख दे रहे हैं, घोष सघोष व्यंजन। क्वेश्चन यहीं से बनेगा। घोष सघोष व्यंजन अब आपको पहचानना आना चाहिए। घोष सघोष व्यंजन में आते कौन कौन से हैं, तो पहले आपको ये पता चलना चाहिए। फिर आपको अघोष व्यंजन में कौन कौन से आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। घोष में है, इसमें प्रत्येक व्यंजन का आप यहाँ पे वर्गीय लगा दीजिए तो समझने में आसानी होगी। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और प्रत्येक व्यंजन का जो तीसरा है, चौथा है और पांचवा वर्ण है, वह कैसा व्यंजन है? वह घोष या सघोष व्यंजन कहलाता है। इस घोष सघोष व्यंजन में प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा। उसके बाद सभी अंतःस्थ व्यंजन भी सघोष होते हैं। या अंतःस्थ व्यंजन तो पता ही है, लेकिन जो अंतःस्थ व्यंजन है वह अंतःस्थ व्यंजन होने के साथ साथ कौन से व्यंजन हैं? वह घोष व्यंजन भी होते हैं। और जो हमारी हिंदी वर्णमाला में जो सभी स्वर हैं, सभी स्वर भी क्या होते हैं? घोष या सघोष व्यंजन होते हैं। और इसमें वर्ण और इसमें जो वर्ण हा है वह भी कौन सा है? सघोष व्यंजन है। तो आपको यह स्पष्ट हो गया होगा। इसमें यह आपको याद करना है प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का। वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं? का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग, ता वर्ग, पावच, 5 वर्ग हो गए। 5 वर्ग में से तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब एक वर्ग में से हमें 3 वर्ण लेने हैं। ठीक, जब प्रत्येक 5 वर्ग में से 5 वर्ग हैं, जब एक वर्ग में से आप 3 निकालेंगे तो 5 वर्ग में कितने व्यंजन इसमें आ जाएंगे? 5 हैं 15 व्यंजन। तो इसमें कौन कौन से आ गए? 15। और सभी अंतःस्थ कितने हो गए? यहाँ पे इसको हटा देते हैं। सभी अंतःस्थ व्यंजन कितने हो गए? 4। सभी स्वर कितने हो गए? 11। और इसमें हा तो एक ही है, तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया? 1। आपको संख्या कोई चीज़ आपको कोई भी चीज़ रटना है नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, रटेंगे तो वह चीज़ याद नहीं रहती, और हमारे पढ़ाने का मकसद भी ये नहीं है। हमें आपको समझाना है अच्छे से। आप चीज़ों को अच्छे समझ जाएंगे तो आपको चीज़ें आसानी से लर्न हो जाएंगी, कोई दिक्कत उसमें आने वाली है नहीं। जब प्रत्येक व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा ये क्रम से ही है, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला दूसरा छोड़ देना है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा कितना हो गया? 15 हो गया। और इसमें सभी अंतःस्थ व्यंजन संख्या कितनी हो गई? 4। सभी स्वर 11। अब अगर आप इनकी कोई संख्या देखें तो 15, 4, 19, 1, 20, 10, 30, 1, 31। तो आप यही मिला के यहाँ लिख दीजिए कुल सघोष वर्णों की संख्या कितना? 15,
+4 + 11 + 1 15 4 19 1 20 10 30 1। उम्मीद है कि यह जो मैंने नीचे लिखा हुआ है दिख रहा होगा और इसी क्रम में आपको आसानी से याद भी करना है। अब यहाँ पे घोष और सघोष हमारा कंप्लीट हो गया। अब जब आपको अघोष पढ़ना है तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ सा की चर्चा की थी। इसमें सा है, लेकिन इसमें आपको जब आप सघोष पढ़ें तो इसमें सा को नहीं लेना है। इसमें जो तीनों सा आते हैं, सा, खा, सा, यह तीनों सा इसमें नहीं शामिल है। तो इसी का अगर यहाँ ये तीनों सा इसमें शामिल होते और साथ साथ हा भी शामिल होता तो हम लिख देते ऊष्म व्यंजन, लेकिन इसमें तीनों सा शामिल नहीं होते, ना तो दंती सा, ना तो मूर्धन्य सा, ना तो तालव्य सा, यह तीनों सा शामिल नहीं होते। इस ऊष्म व्यंजन का केवल हा इसमें घोष सघोष में है। तो आपको जो सा है आपको इसी से याद पकड़ लेना है कि इसमें जो सा है सघोष सा है, लेकिन तीनों सा सघोष में नहीं लेना है। वह तीनों सा किस में चले जाएंगे, वह तीनों सा अघोष में चले जाएंगे। तो इसको मिटाते हैं, फिर आपको अच्छे से अघोष भी समझा देते हैं। आपको जानकारी बेहतर लगी होगी और मैंने जो समझाया है वो भी आपको समझ में अच्छे से अभी तक आ गया होगा। तो घोष सघोष हो गया। अब क्या देख लेते हैं जो दूसरा है, अघोष। अब हमें जैसे हमने सघोष में देखा था, हमें ठीक उसी प्रकार से अघोष को भी अच्छे से समझना है। इसमें कौन कौन से आते हैं, जब उसमें प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा हो गया था तो इसमें यही लिख सकते हैं। बच कौन रहा है, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का हलंत नहीं लगेगा। यहाँ पे हलंत पर निकामा नहीं लगेगा। पहला और दूसरा वर्ण, ठीक। तीसरा चौथा पांचवा सघोष में चला गया था और पहला और दूसरा वर्ण प्रत्येक व्यंजन का किस में आ जाएगा, अघोष में, ठीक है। जब उसमें हमने केवल हा को लिया था, उसमें बताया था कि सघोष में सा आ रहा है लेकिन उसमें तीनों सा नहीं रहेगा, तो इसमें हम तीनों सा लिख देंगे, सा, खा और सा, ठीक। यह तीनों सा हो गए। पहला और दूसरा वर्ण हो गया प्रत्येक व्यंजन का, सा खा सा हो गया। और फिर क्या हो गया, कितना हो गया, 5 दूनी 10 3 13, ठीक है। तो कुल सघोष वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक उसी प्रकार से का चा टा ता पा 5 वर्ग हो गए। अब एक वर्ग में 2 होता है तो 5 दूनी 10 वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से कितने वर्ण निकल के आ जाएंगे, 10 वर्ण, ठीक। और यह कितने हैं, 3, तो 10 3 13। तो कुल अघोष वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 10। पहला और दूसरा वर्ण लेके हो गया प्रत्येक वर्ग का और 3 ये हो गया, तो कितनी संख्या हो गई, 13 हो गई। तो जो विभाजन था घोषत्व के आधार पर या स्वतंत्रियों के आधार पर, घोष सघोष एक नाम और दूसरा घोष,
तो यह दोनों समझ में आ गया है। अब जो तीसरा विभाजन है वह टाइम देख लेता हूँ, 1 मिनट फ्रेंड्स कितना है, 15 मिनट है, तो समझा देंगे उसको भी। तो प्राणत्व के आधार पर देख लेते हैं। जो प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का विभाजन किया गया है वो देख लीजिए। इसी को आप वायु के आधार पर भी लिख लीजिए। प्राणत्व या वायु के आधार पर, इस आधार पर जो व्यंजन का विभाजन है 2 भाग किए गए हैं। दो भागों में बांटा गया है। एक पहला कौन है, अल्प प्राण, दूसरा कौन हो गया, महाप्राण। यहाँ भी हम अल्प प्राण और महाप्राण जो शब्द हैं, इन शब्दों को देख लेते हैं। तो जो इसका विभाजन है और इस विभाजन में जो वर्ण आएंगे वो हमें समझना आसान हो जाएगा। अल्प में से पहले इसको देख लेते हैं, शब्द इसमें देखें तो अल्प है और प्राण है। अल्प में से होता है थोड़ा, या इसी को आप कम भी कह सकते हैं। प्राण में से होता है वायु। महा में से होता है महा प्राण। महा को आप अगर देखें तो इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा या अधिक, और इसका प्राण मीन्स वायु। जब हम व्यंजन जो हमारे वर्णमाला में हैं, जब उनका उच्चारण करते हैं तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें कम वायु की आवश्यकता होती है वह कौन से हो जाते हैं, वह अल्प प्राण हो जाते हैं। और जिनमें हमें बोलने के लिए ज़्यादा प्राण की आवश्यकता होती है, ज़्यादा अधिक वायु की आवश्यकता होती है, हमें अपने व्यंजन को प्रोनाउंसिएट करने के लिए, उच्चारित करने के लिए, वह महाप्राण कहेंगे हैं। तो अब हम इसका विभाजन तो हो गया, समझा भी दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। कौन देख लेते हैं, अल्प प्राण। अल्प प्राण में प्रत्येक जो वर्ग का होता है प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, जो प्रत्येक वर्ग होता है का चटा तप्पा 5 वर्ग, उसी 5 वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वह अल्प प्राण होता है। और सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और जो अंतः अस्थ व्यंजन होते हैं, जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं वह भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो 1 2 3, 3 से 3 में 5 से मल्टीपल 5 का गुणा करेंगे तो एक वर्ग में 3 है तो 5 तिहाई, 15 वर्ण ये हो गए, सभी स्वर 11 हो गए, अंतःस्थ 4 हो गए। तो 15 10 25, 4 29 1 30। सभी अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 + 11 + 4 बराबर 15
4 19 1 20 10 30। तो अल्पप्राण भी आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। अल्पप्राण आपको समझ में आ गया है तो अब क्या देख लेते हैं फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं महाप्राण। थोड़ा फिर तेज लेके चल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे इसमें कंप्लीट करना है। इस फिर यही जानकारी देख लेते हैं। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा, तो बचा कौन? दूसरा और तीसरा। तीसरा हो गया दूसरा और चौथा वर्ण। जो प्रत्येक वर्गीय व्यंजन है का च ट त प 5 वर्ग का, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आप लेंगे तो वह कौन सा हो जाएगा? वह महाप्राण हो जाएगा। और ठीक है, जो तो कुल इस वर्गीय व्यंजन में से कितने महाप्राण निकल के आए जाएंगे? 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कितने हो गए? सा खा सा हा। तो 5 10 वर्ण इसमें से निकल के आ गए और 4 इसमें से हो गए। तो कुल महाप्राण कुल महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी हो गई? तो कितनी हो गई? 14 हो गई। फ्रेंड्स, मैं आपको एक जो का च ट त प वर्ग हैं समझा देता हूँ। जैसे का वर्ग, का, खा, ग, घ, अंगा। एक वर्ग में 5, प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, का, खा, ग, घ, अंगा। अब इस परिभाषा को देखिए, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा, तो दूसरा वर्ण खा हो गया और घा। तो यही खा और गा नहीं घा, खा और घा क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। इनको बोलने में हमें ज़्यादा वायु की आवश्यकता होती है। और अल्प प्राण में देखिए तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये कौन से हो जाएंगे? अल्प प्राण। दूसरा और चौथा महाप्राण। एक को समझा दिया है, बाकी आप हर व्यंजन का चाहें तो आप ऐसे करके खुद परीक्षण कर सकते हैं कि इसकी संख्या कहाँ से 15 मैंने लिख दिया है, कहाँ से 10 लिख लिया है और कैसे मैंने संख्या पूरा स्पष्ट समझा दिया है। तो आप इसका चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ करूँगा फ्रेंड्स तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा और वो परीक्षा में पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको समझने के लिए ज़रूरी है फ्रेंड्स। मैंने एक वर्ग समझा दिया है, आप ऐसे चाहें तो हर वर्ग का वर्ग के मैंने वर्ण लिख दिया है, चाहे तो चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग सभी वर्ण लिख सकते हैं। और देख सकते हैं जब आप ऐसे खुद करेंगे तो इसमें से 2 महाप्राण निकल के आएंगे का वर्ग में से, और अल्प प्राण 3 निकल के आएंगे। तो 5 से गुणा करें तो 5 या 15 वर्ण हो जाएंगे। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। तो उसमें व्यंजन इसमें आ गए और उसमें अंतस्थ व्यंजन आ गए। तो फ्रेंड्स, ये जो विभाजन था अल्प प्राण, महाप्राण और घोष और अघोष, ये मेरे द्वारा जो समझाया गया, मेरे जो समझाने का तरीका है, आपको बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। और आपको अगर ये क्लास समझ में आई होगी तो फ्रेंड्स, चाहे किसी भी परीक्षा में आप जो देंगे, चाहे वो UP SSC का कोई पेपर दें, लेखपाल, वीडियो या फिर और जिसमें व्याकरण पूछा जाता है, इस सेक्शन से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा फ्रेंड्स। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है अल्प प्राण की, हिंदी वर्णमाला में कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है।
ऐसे पहला तीसरा पांचवा दे देगा, नहीं तो हो सकता है वर्ण भी लिख दे का खा गा घांगा ऐसे लिख दे। अगर उसे अल्पप्राण पूछना होगा तो 3 अल्पप्राण दे देगा, 1 महाप्राण उठा के दे देगा, पूछ लेगा कौन सा अल्पप्राण नहीं है, तो जो महाप्राण होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके के फ्रेंड्स मेरे द्वारा बेहतर कंटेंट आपको दिया जाएगा, बेहतर ढंग से समझाने को कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। बस आप लोग अपना सपोर्ट करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। अपना आपका एक पॉजिटिव कमेंट मैं पहले भी कह चुका हूँ फ्रेंड्स, वो एनर्जी होती है। हालांकि जब आप भी कहीं जुड़े होंगे तो आप ये चीज़ महसूस करते होंगे। अगर आप नए होंगे, जब कमेंट आने लगते हैं, जब सब्सक्राइबर अच्छे हो जाते हैं तो फिर बच्चे खुद ही कमेंट करते हैं, बताते हैं। तो स्टार्टिंग में कहना पड़ता है लोगों से, नहीं तो कमेंट नहीं करते। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। वह बहुत अच्छा रिस्पांस एक तरीके का बूस्टर होता है जो हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है और बेहतर ढंग से हमें संतुष्टि देता है कि नहीं बच्चों को समझ में आ रहा है जो मैंने पढ़ाया है, तो और अच्छा करने का भी इच्छा होती है। और खुद से तो इच्छा ये है फ्रेंड्स अच्छा करने का, तभी मैं मेहनत के साथ आता हूँ कंटेंट लेके और समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग देखें वीडियो को, और अपने दोस्तों में अगर बहनें भी हमारी देख रही हैं तो वो भी जिस कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं अगर उसमें ये लाभदायक हो तो देखें। और अपने ग्रुप में अपने घर वालों को या अपने फ्रेंड को, जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी शेयर करें। तो हाँ फ्रेंड्स, यही सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।